मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की प्रमुख नदियाँ, डेल्टा, एस्चुरी और अपवाह तंत्र के बारे में, जो आपके लिए एग्ज़ाम, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट के हम आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नदियों, भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनको पढ़ने से पहले फ्रेंड्स कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार ये आपके टॉपिक में आएंगे। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से वो एस्चुरी है, डेल्टा है और अपवाह तंत्र, इन सब के बारे में देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो देखते हैं कि एस्चुरी क्या है। सागर तट पर स्थित आधे बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिल जाता है, वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? वो एस्चुरी कहलाता है। एस्चुरी कौन कौन से बनाती है वो देख लेते हैं। कौन कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती है? हमारी नर्मदा नदी है, ताप्ती है, मांडवी है। ये एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। एस्चुरी पूछा जाए, ज्वार नदमुख पूछा जाए या डेल्टा पूछा जाए, इसका सबका आंसर यही आएगा कि जो सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिल जाता है, यही एस्चुरी कहलाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि डेल्टा क्या होता है। हमने एस्चुरी के बारे में देख लिया, अब देखते हैं डेल्टा क्या होता है। नदी जहाँ महासागर से मिलती है। डेल्टा के बारे में कहा गया फ्रेंड्स कि नदी जहाँ महासागर से मिलती है उस जगह की नदी के द्वारा बह कर लाई गई मिट्टी के कारण नदी के धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है। इस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा प्रायः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। फ्रेंड्स, जैसे नदियाँ बहते हुए आती है और आने के बाद मतलब अपने साथ बहुत सारे अवसाद को ले आती है, उन्हें बिखेर देती है। वही बिखरे हुए रास्तों में नदियाँ त्रिभुजाकार आकृति बना लेती है और नदियों की धारा भी कई भागों में बढ़ जाती है। इस प्रकार से फ्रेंड, जब नदी आती है बहते हुए और वह नदियाँ, प्रमुख नदियाँ मैदानी इलाकों में कई धाराओं में बढ़ जाती है, तो इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण हो जाता है। प्रमुख नदियाँ बहते हुए आती है और मैदानी इलाकों में इस प्रकार से बिखर जाती है अलग अलग धाराओं में, तो इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ये कहलाता है डेल्टा। डेल्टा की एक प्रमुख नदियाँ होती है और इनके शाखाएं होती है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी नदी है वो डेल्टा बनाती है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये किसका निर्माण करती है? ये डेल्टा का निर्माण करती है। और ऊपर हमने क्या क्या पढ़ा फ्रेंड्स? ऊपर पढ़ा हमने नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये किसका निर्माण करती है फ्रेंड? ये एस्चुरी बनाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एस्चुरी और डेल्टा में क्या फर्क होता है। अब देखते हैं कि अपवाह तंत्र होता क्या है। अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जो अपवाह तंत्र है वो नदी क्षेत्र मतलब उस क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं, छोटी छोटी नदियां आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती है, वह अपवाह तंत्र कहलाती है। मतलब छोटी छोटी जो नदियां मिलकर एक मुख्य धारा का निर्माण करती है, वही सिस्टम क्या कहलाता है? वही तंत्र अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, भारत के अपवाह तंत्र को दो भाग में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला तो हिमालय का अपवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, क्योंकि इसे पढ़ने में आसानी भी होगी और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिमालय अपवाह तंत्र में कौन कौन सी प्रमुख नदियों के बारे में या कौन कौन से अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, गंगा नदी अपवाह तंत्र,
नदी अपोह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है हमारा प्रायद्वीपीय, इसमें पढ़ेंगे हम नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी और कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ये दक्षिण की नदियां हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब एक एक करके सभी अपोह तंत्र को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स कि हम सिंधु नदी अपोह तंत्र, जो हमारी सिंधु नदी है उस अपोह तंत्र के बारे में देखेंगे। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। जो हमारी सिंधु नदी अपोह तंत्र है वो 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन सी है, कौन कौन से देश है वो देख लेते हैं। चीन, भारत और पाकिस्तान। चीन, भारत और पाकिस्तान। अगर पूछा जाए कि सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है तो आंसर क्या आएगा, 3 देशों से। अगर कौन कौन से पूछा जाए तो चीन है, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी अपोह तंत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंधु नदी अपोह तंत्र। चलिए अब सिंधु नदी अपोह तंत्र के बारे में देखते हैं कि हमारी जो सिंधु नदी है वो निकलती कहाँ से, उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट, इसका उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड, चीन में स्थित तिब्बत, वहाँ उसका उद्गम होता है सिंधु नदी का। और ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख में दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ पर प्रवेश करती है फ्रेंड्स, ये लद्दाख के पास दमचोक नामक स्थान है। भारत में निकलती तो चीन के तिब्बत से है, मानसरोवर झील के निकट निकलती है, इसका उद्गम होता है। परंतु भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, लद्दाख के दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। आगे बहते हुए यह गिलगित से होते हुए पाकिस्तान प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से बहते हुए यह अरब सागर में मिल जाती है। तो इसमें कहा गया फ्रेंड्स कि जो सिंधु नदी है वो तिब्बत मानसरोवर तिब्बत झील कहाँ है फ्रेंड्स, ये पड़ता है चीन में है। चीन से इसका उद्गम होता है और भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, उत्तर पश्चिम दिशा से बहते हुए ये भारत के लद्दाख क्षेत्र है, वहाँ से ये दमचोक के पास प्रवेश करती है भारत में। और ये आगे बढ़ते हुए गिलगित से होकर पाकिस्तान में बहती है और कराची के पूर्व से होते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है। हमारे जो अरब सागर है वहाँ पर जाकर ये मिल जाती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। अब देखते हैं, ये तो हमारी प्रमुख सिंधु नदी हो गई। अब इससे सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है वो नदियों के बारे में देखते हैं। तो आप मैप के ज़रिए देख सकते हैं फ्रेंड्स कि तिब्बत से, चीन के तिब्बत से इसका उद्गम होता है और ये उत्तर पश्चिम दिशा से होते हुए बहते हुए यहाँ पे लद्दाख में कहाँ, कौन सा जगह है फ्रेंड, दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है और ये उत्तर पश्चिम दिशा से होते हुए पूर्व की ओर पाकिस्तान में प्रवेश कर नीचे जाते हुए अरब सागर में मिल जाती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में कहा गया फ्रेंड कि जो भारत का लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो सिंधु नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, या ये भी पूछ सकते हैं कि लेह नामक शहर है वो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो उसका आंसर होगा सिंधु नदी के तट पर लेह शहर बसा हुआ है। और नेक्स्ट याद रखने योग्य बात है, सिंधु नदी अरब सागर में मिलने से पहले 5 मुख्य सहायक नदियों से आकर मिलती है। जो सिंधु नदी है वो मुख्य नदी है और उस मुख्य नदी से 5 अन्य और नदियाँ, छोटी नदियाँ आकर मिलती है। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं फ्रेंड्स, वो है चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज। एक बार फिर से देखते हैं फ्रेंड कौन कौन सी वो 5 नदियाँ हैं। वो नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास। ये 5 नदियाँ हैं जो सिंधु नदी मुख्य नदी के साथ आकर मिलती है। चलिए अब एक एक करके सबके बारे में जानते हैं कि ये नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे आकर मिलती है। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो चेनाब नदी है, सबसे पहले देखेंगे चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी के बारे में कहा गया है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो चेनाब नदी है फ्रेंड्स वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रा है, K12 लारा दर्रा से होती है। जो चिनाब नदी है फ्रेंड्स वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी मतलब सिंधु नदी की सहायक नदी सबसे बड़ी चेनाब नदी है।
इसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है चेनाब के बारे में कि हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी से होता है। जो हिमाचल प्रदेश है फ्रेंड, जहाँ से इसका उद्गम हुआ है, वहाँ से 2 भागों में बहती है। पहला चंद्र और भागा, इस कारण से ये नदी एक हो जाती है और इस नदी वहाँ चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। जो हिमाचल से यह नदी निकलती है तो 2 धाराओं में निकलती है फ्रेंड्स, चंद्र और भागा अलग अलग धाराओं में, और ये आगे चलकर एक हो जाती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? चेनाब नदी को। तो चेनाब नदी का दूसरा नाम क्या नाम है? चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। चेनाब नदी के बारे में सेकंड पॉइंट कहा गया है फ्रेंड्स कि ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। जो हमारी चेनाब नदी है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, वो नदी पाकिस्तान में जाकर किससे मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि चेनाब नदी सिंधु नदी से कहाँ पर मिलती है। तो कहाँ मिलती है फ्रेंड्स? पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से चेनाब नदी मिल जाती है। सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है उससे चेनाब नदी मिलने से पहले, जो चेनाब नदी जब सिंधु नदी से मिलती है उससे पहले इसमें झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, इन सब नदी आकर मिल जाती है। जो हमारी चेनाब नदी है उनसे झेलम नदी, सतलज नदी और ब्यास नदी आकर पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिलती है, और चेनाब नदी जाकर मुख्य नदी कौन सी नदी है फ्रेंड्स? सिंधु नदी। सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा सहायक नदी झेलम नदी। सहायक नदी है फ्रेंड्स हमारे सिंधु का। नेक्स्ट सहायक नदी है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड? कश्मीर घाटी के बैरीनाग झील के निकट होता है। जो हमारा झेलम नदी है उसके सहायक नदी सिंधु नदी के साथ प्रमुख धारा से मिल जाती है, परंतु झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड? बैरीनाग झील के निकट होता है। और इसमें देखेंगे कि ये कितने किलोमीटर तक बहती है? 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान का सीमा निर्माण करती है। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान का सीमा निर्माण करती है फ्रेंड्स? झेलम नदी है, जो 170 किलोमीटर तक भारत और पाकिस्तान का सीमा निर्माण करती है। ये कहाँ पे मिलती है? चेनाब से। ये चेनाब की सहायक नदी हो सकती है। कहाँ पे होती है ये? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में कहाँ पे? झंग के पास। पाकिस्तान में झंग के पास झेलम नदी चेनाब नदी से मिल जाती है और ये आगे जाकर सिंधु की सहायक नदी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा सिंधु नदी का सहायक नदी में रावी नदी। रावी नदी, ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी के बारे में कहा गया है फ्रेंड्स कि हिमाचल प्रदेश के कौन से दर्रा? रोहतांग दर्रा से निकलती है तथा कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान के निकट चिनाब से मिल जाती है। जो चिनाब से कहाँ पे मिलती है? पाकिस्तान के निकट झंग के पास। रावी नदी चिनाब नदी से मिलती है और चिनाब नदी सिंधु नदी से मिलती है पाकिस्तान में। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु की सहायक नदी में कौन सी है? सतलज नदी। यह नदी तिब्बत के राक्षस ताल, सतलज नदी राक्षस ताल से निकलकर यह सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जो हमारी सतलज नदी है वो कौन से? तिब्बत कहाँ है फ्रेंड्स? हमने पहले पढ़ा है तिब्बत चीन में है, और तिब्बत के राक्षस ताल से निकलकर सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब से हुए पाकिस्तान में भागमपुर है फ्रेंड, वहाँ से चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि चेनाब नदी का सहायक नदी कौन सी सहायता करती है बहने में? सतलज नदी आकर मिल जाती है चिनाब से। चिनाब के बारे में कहा गया है फ्रेंड्स कि चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसी प्रकार सतलज उसे आगे जाने के लिए प्रेरित करती है वो नदी, और वो आगे जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सतलज नदी चेनाब से मिलने से पहले इसमें व्यास नदी मिलती है। जो सतलज नदी है फ्रेंड्स उसमें चेनाब नदी से मिलने से पहले उस पर व्यास नदी आकर मिलती है। चेनाब नदी में मिलने से पहले उस नदी पर व्यास नदी आकर मिलती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट हमारी सिंधु की सहायक नदी में कौन सी नदी आती है? व्यास नदी। व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है।
जो हमारी व्यास नदी है वो कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरीके के सतलज नदी से मिल जाती है। जो रोहतांग दर्रे से निकलती है हमारी व्यास नदी, वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी है, उससे बहते हुए पंजाब के हरीके नामक स्थान है, वहाँ सतलज नदी से जाकर व्यास नदी मिल जाती है। तो इस प्रकार से सतलज से व्यास नदी जाकर मिलती है। और व्यास नदी किससे मिल जाती है फ्रेंड्स? व्यास नदी मिल जाती है झेलम से। अब नेक्स्ट है हरीके के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वो क्या बात है, आप इसे नोट करके अपने कॉपी में लिख लीजिए। तो क्या बात कही गई है फ्रेंड्स? हरीके क्षेत्र में जो हमने व्यास नदी और सतलज नदी संगम की बात की, वहीं से देश के सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर, जहाँ पे हमने बात की थी फ्रेंड कौन कौन से नहर के बारे में? व्यास और सतलज नदी, उस दोनों के संगम होता है। वहाँ पे सबसे लंबी नहर कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर निकलती है और वो भारत की सबसे लंबी नहर में गिनी जाती है, जो पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट बात है वो है पाकिस्तान के भागलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी से मिलती है, तब ये चेनाब से मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी से मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक 5 नदी एक होकर आगे बहती है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकिए, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ कि सिंधु समझौता या सिंधु जल समझौता है क्या? पानी का वितरण के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक सिंधु समझौता हुआ, जिसके अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ, कौन कौन सी वो नदियाँ थी? पूर्वी नदी, व्यास नदी, रावी नदी, सतलज नदी का नियंत्रण भारत तथा 3 पश्चिमी नदी का नियंत्रण सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी का पाकिस्तान को दिया गया। इसका कहने का तात्पर्य यह फ्रेंड कि जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसमें किसके किसके बीच हुआ था? वो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। इसमें 3 नदी को डिवाइड कर दिया गया है। 3 नदी का कंट्रोल भारत के पास और 3 नदियों का कंट्रोल पाकिस्तान के पास। तो भारत के पास कौन कौन सी नदी थी? भारत के पूर्व से आने वाली नदी कौन कौन सी है? व्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी। इसका नियंत्रण भारत के पास था। और पश्चिम की ओर से आने वाली नदियां थी वो कौन कौन सी है? सिंधु, चेनाब और झेलम। इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। इस प्रकार से सिंधु समझौता कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। चलिए देखते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र और उसके सहायक नदियों के बारे में। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। जो हमारी गंगा नदी है फ्रेंड्स वो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है फ्रेंड्स कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसमें भारत में इसकी लंबाई है 71 किलोमीटर और बाकी जो भी है वो बहती है बांग्लादेश में। चलिए अब देखते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी कहलाने से पहले गंगा नदी कहाँ से निकलती है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स गौमुख से निकलती है भागीरथी नदी और सतोपथ हिमालय से निकलती है अलकनंदा नदी। क्या कहा गया फ्रेंड्स कि गौमुख से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी और सतोपथ हिमालय से निकलती है अलकनंदा नदी।
दोनों नदी आकर देवप्रयाग में मिल जाती है और ये आगे बढ़कर गंगा नदी कहलाती है। डायरेक्टली गंगा नदी एक ही स्थान से नहीं निकलती, ये दो धाराओं से निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा के रूप में। अलकनंदा निकलती है सतोपथ हिमालय से और भागीरथी निकलती है गौमुख से, और ये दोनों आके मिल जाते हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलने के बाद ये गंगा कहलाती है फ्रेंड्स। इस प्रकार गंगा का उद्गम होता है। अब देखते हैं, इसमें कहा गया है कि सतोपथ हिमालय से निकलती अलकनंदा और गौमुख से निकलती भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है और इसका संयुक्त रूप क्या कहलाता है फ्रेंड्स? गंगा नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। चले देख लेते हैं कि अलकनंदा नदी है उसकी कौन दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। पहला है पिंडार नदी और दूसरा है मंदाकिनी नदी। चलिए एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। पिंडार नदी, पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है। जो पिंडार नदी है वो अलकनंदा को कर्णप्रयाग में मिलती है, और मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। चलिए इसे डायग्राम के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स कि सतोपथ हिमालय से कौन सी नदी निकलती है। सतोपथ हिमालय से निकलती है अलकनंदा नदी और गौमुख से निकलती है भागीरथी नदी। ये गंगा कहलाने के पूर्व इसमें कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ पे आकर मिलती है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले अलकनंदा नदी जब सतोपथ हिमालय से निकलती है तो सबसे पहले धौली गंगा अलकनंदा पर कौन सी नदी आकर मिल जाती है फ्रेंड्स? पिंडार नदी। पिंडार नदी जहाँ मिलती है उस स्थान को कर्णप्रयाग कहते हैं। फिर नीचे आने पर अलकनंदा नदी आगे बढ़ते हुए कौन सी नदी से मिल जाती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा से मिल जाती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। अब अलकनंदा नदी आगे बढ़ते हुए भागीरथी नदी से मिलती है देवप्रयाग में, और ये दोनों का मिलन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ये दोनों का मिला हुआ रूप गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए इसको और देख लेते एक बार। जब सतोपथ हिमालय से अलकनंदा नदी निकलती है, सतोपथ हिमालय से अलकनंदा निकलती है तो विष्णुप्रयाग में धौली गंगा आकर मिलती है। आगे जाने के बाद कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आकर मिलती है, और देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है, और भागीरथी से गंगा का उद्गम होता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कही गई है फ्रेंड्स कि जो प्रसिद्ध केदारनाथ का जो मंदिर है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा के तट पर स्थित है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्या कहा गया है कि मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा मंदिर है? प्रसिद्ध केदारनाथ का मंदिर है, और अलकनंदा जहाँ से उद्गम हुई है सतोपथ हिमालय उससे थोड़ी दूर पर अलकनंदा के तट पर कौन सी मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो गंगा के बारे में कहा गया है कि गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का पर दो धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। इसमें कहा गया फ्रेंड्स कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है कहा गया तो क्या आएगा? उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश एवं बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का के दो धाराओं में बढ़ जाती है। जो गंगा नदी है वो दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा हुगली नदी कहलाती है और उसकी दूसरी धारा भागीरथी नदी कहलाती है। गंगा दो धाराओं में बंटने के बाद हुगली और भागीरथी नदी के रूप में दिखाई पड़ती है। भागीरथी नदी बांग्लादेश के मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है। बांग्लादेश के मुख्य धारा के रूप में कौन सी नदी प्रवेश करती है फ्रेंड्स? गंगा का ही रूप भागीरथी के रूप में प्रवेश करती है बांग्लादेश में, जहां से इसका नाम क्या हो जाता है फ्रेंड्स? पद्मा हो जाता है। तो ये बात
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश में भागीरथी नदी या गंगा नदी को क्या कहा जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बहते हुए ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जब पद्मा आगे बहती है तो ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और गंगा और जमुना का संयुक्त रूप ब्रह्मपुत्र नदी है, वह मेघना कहलाता है। जब गंगा और जमुना संयुक्त रूप से मिल जाते हैं तो वह ब्रह्मपुत्र नदी है, वह मेघना कहलाता है, और मेघना के रूप में ही वो ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो गंगा नदी के उनके कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदी हैं वो देख लेते हैं। गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है फ्रेंड्स? गंगा नदी की सहायक नदी है कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है फ्रेंड्स, और गंडक, रामगंगा, ये सब किसकी सहायक नदी है? ये सब है गंगा की सहायक नदी। एक बार फिर से देख लेते हैं गंगा की सहायक नदी में कौन कौन सी आती है। यमुना, कोसी, सोन नदी, गोमती, दामोदर, घाघरा नदी, गंडक और रामगंगा, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदी है। चलिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सकते हैं वही नदी के बारे में हम डिटेल से पढ़ाई करते हैं। यमुना नदी की मुख्य और सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुना नदी है वो मुख्य और सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी सहायक और सबसे बड़ी सहायक नदी है फ्रेंड्स? गंगा की सबसे प्रमुख सहायक और सबसे बड़ी सहायक नदी वो कौन सी है? यमुना नदी, जो उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित है, वहाँ उसका उद्गम स्थल है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। जो उत्तराखंड में बंदरपुर चोटी है वहाँ यमुनोत्री हिमानी से यमुना का उद्गम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो यमुना के बारे में कहा गया है कि ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहते हुए प्रयागराज मतलब फ्रेंड्स इलाहाबाद में गंगा से जाकर मिल जाती है। मतलब ये कहा गया है कि गंगा नदी से यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, प्रयागराज इलाहाबाद में। उत्तराखंड से हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होते हुए ये प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से जाकर मिल जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, इसे आप याद रखें, ये आपके क्वेश्चन में ज़रूर देखने को मिलेंगे। यमुना नदी का प्राचीनतम नाम कालिंदी नदी है। यमुना नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। यमुना नदी कौन से नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यमुना की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदी है? जैसे यमुना किसकी सहायक है फ्रेंड्स? यमुना गंगा नदी की सहायक नदी है, और यमुना की भी कितने सहायक नदी हैं? 3 सहायक नदी हैं, 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन से हैं? चंबल, बेतवा और केन। चंबल, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। चलिए इन सब के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। चंबल नदी ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर में महू क्षेत्र से जानापाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी से कहाँ पर मिलती है फ्रेंड्स? चंबल नदी राजस्थान के इटावा में, परंतु इसका उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में इंदौर है। इंदौर में स्थित एक माहू नामक क्षेत्र है, वहाँ में एक पर्वत है जानापाव पर्वत से निकलती है, और यह मध्य भाग में बहते हुए, जो मध्य भाग है उसमें बहते हुए राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान में, उत्तर प्रदेश में स्थित इटावा नामक स्थान में यमुना नदी से मिल जाती है। और चंबल की कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यमुना के सहायक नदी में सेकंड यमुना की कौन सी सहायक नदी है? वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है। जो बेतवा नदी है फ्रेंड्स वो मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा से बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से बेतवा नदी यमुना से जाकर मिल जाती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है?
मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के भोपाल से होता है, जो उत्तरी पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेतवा नदी यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, गंगा की प्रमुख सहायक नदी के बाद यमुना, यमुना के बाद आता है कोसी नदी। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। ये नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड? नेपाल में हिमालय से निकलती है। नेपाल में स्थित हिमालय, वहाँ से इसका उद्गम होता है और भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? बिहार से भारत में प्रवेश करती है। कोसी नदी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। जो कोसी नदी है फ्रेंड्स, वो अपना मार्ग परिवर्तन करने के कारण अपना मार्ग बदलती रहती है, इस कारण से यह चर्चित में रहती है। इस नदी में आने वाले बाढ़ से बिहार में अधिक तबाही देखने को मिलती है। कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करती रहती है फ्रेंड्स, इस कारण से वहाँ बाढ़ बहुत आती है कोसी नदी पर और बिहार में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिलती है। इस कारण से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये नदी बिहार के काटीहार में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है और गंगा से कहाँ पर मिलती है फ्रेंड्स? बिहार के काटीहार में गंगा से मिलती है। उसका मिलन कहाँ पे होता है गंगा के साथ? कोसी का काटीहार। काटीहार कहाँ है फ्रेंड्स? ये है बिहार के क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में इसका मिलन होता है गंगा के साथ, फिर आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? दामोदर नदी निकलती है झारखंड के छोटे नागपुर के पठार से और यह पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। जो दामोदर नदी है उसका उद्गम होता है झारखंड राज्य के छोटा नागपुर के पठार से और पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी से जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाले बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। परंतु बंगाल का अभिशाप किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। या बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तब भी दामोदर नदी को कहा जाता है। आपको ये पता चल गया होगा फ्रेंड कि इसका उद्गम दामोदर नदी का उद्गम होता है झारखंड के नागपुर पहाड़ से और इसका ये मिलती है हुगली नदी से जाकर मिल जाती है और इसे बंगाल का अभिशाप या बंगाल का शोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को। नेक्स्ट है हमारी गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गोमती नदी। गोमती नदी, इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमताल से होता है। गोमती नदी का फ्रेंड्स उद्गम होता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित गोमताल से होता है, जिसके फुलहार झील भी कहते हैं। इस गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमताल से होता है और इसे फुलहर झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी से एकमात्र ऐसी सहायक नदी, ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो मैदान से निकलती है। गोमती नदी गंगा की मात्र एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मैदानी इलाकों से इसका उद्गम होता है। किसका? गोमती नदी का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गंगा की सहायक नदी में सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स? सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक स्थान है, वहाँ से सोन नदी निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए यह पटना के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। पटना में गंगा से जाकर मिलती है सोन नदी। पटना
सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। और मिलती कहाँ पे है? गंगा से। गंगा से कहाँ मिलती है? पटना में गंगा से मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स गंगा की और भी सहायक नदी हैं, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। वो जैसे है घाघरा नदी, सरयू नदी, ये सब नदी, गंडक नदी, घाघरा, सरयू और गंडक नदी, ये सब भी गंगा के सहायक नदी हैं। और ये बाएं तट की ओर से आकर मिलती है गंगा से। बाएं तट से आकर गंगा से मिल जाती है। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकी। हमने अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में गंगा नदी, सिंधु नदी अपोह तंत्र, गंगा नदी अपोह तंत्र के बारे में देख लिया था। आज की इस थर्ड पार्ट में हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र अपोह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपोह तंत्र के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपको आगे की वीडियो अच्छे से समझ आ सके। प्लीज़ मेरे वीडियो तक लास्ट तक बने रहें, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ताकि आपका जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत और भारत बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, तिब्बत कहाँ है? चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ये नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? मानसरोवर झील के निकट में उसका उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र के बारे में कहा गया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है। ये जो तीन नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां, ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर के पास से ये नदियां निकलती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, तिब्बत से निकलने वाली नदियों को तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को, तिब्बत से निकलने वाली नदी कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सरलुंग जंपो के नाम से, सरलुंग जंबो के नाम से जाना जाता है। सरलुंग जंपो कौन से राज्य में कहा जाता है फ्रेंड्स? सॉरी, कौन से देश में कहा जाता है? तिब्बत में। तिब्बत में सरलुंग जंपो के नाम से कौन सी नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। ये नदियां भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है। ये नदियां भारत में कहाँ से प्रवेश करती है फ्रेंड्स? इसका प्रवेश कहाँ होता है? असम के घाटी से प्रवेश होती है। इसका ब्रह्मपुत्र का कहाँ प्रवेश होता है? भारत में असम की घाटी से, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जब ये तिब्बत में रहता है तो इसे सरलुंग जंबो के नाम से जानते हैं, फिर आगे जाने के बाद इसे सांगपो के नाम से। परंतु जब असम के पास ये भारत में प्रवेश करती है, असम की घाटी में भारत में यह प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। एक ही नदी के बहुत सारे नाम है फ्रेंड्स, इसे में कंफ्यूज ना होइए, इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि जब ये भारत में प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र कहलाती है। लेकिन भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहलाती है? दिहांग। और जब इसका उद्गम होता है तिब्बत में, तो तिब्बत में यह कौन सी नदी कहलाती है? सारलुंग जंपो। और आगे बढ़ने के बाद ये कौन सी नदी हो जाती है? इसका नाम सांगपो। इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र के अनेक नाम है, इसमें कंफ्यूज ना होइए। चलिए देखते हैं एक बार मैप के जरिए। जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलता है? चीन के तिब्बत से होते हुए ये बहते हुए असम के पास से ये भारत में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश असम से करती है। असम में इस नदी असम में प्रवेश करती है और असम में इस नदी को कौन सी नदी कहते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जब ये तिब्बत में रहती है तो इसे सरलुंग जंबो, आगे बढ़ती है तो ये सांगपो हो जाती है। फिर जब भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, आगे बढ़ते हुए अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग होने के बाद जब ये बहती है तो इसमें गंगा
और गंगा नदी आकर जमुना से मिल जाती है। दोनों नदी का संगम पद्मा कहलाता है। पद्मा बनकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो गंगा और जमुना मिलकर जब आगे बढ़ती है तो कौन सी नदी कहलाती है फ्रेंड्स? पद्मा। पद्मा नदी जमुना और गंगा मिलने के बाद पद्मा का रूप ले लेकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र के बारे में फ्रेंड, कि ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं वो देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी उनकी सहायक नदियां हैं जो प्रमुख हैं? तीस्ता नदी, सुराई नदी, कांगेर नदी, मानस नदी, दिहांग नदी, लोहित नदी, बकार नदी, कपिल नदी। ये सभी नदियां किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब चलिए एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले देखते हैं कि कौन सी नदी कौन से दिशा में आकर मिलती है। सबसे पहले देखते हैं कि बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र नदी बाईं ओर से कौन कौन सी नदी आकर मिलती है? वो है तीस्ता नदी, कामेंग नदी, मानस नदी और दिबांग नदी। ये नदी बाएं तट की ओर से आकर मिलती है। और जो दाएं तट की ओर से कौन कौन सी नदी आती है? लोहित नदी, बराक नदी, दिबांग नदी। ये नदी बाएं तट से आकर मिलती है। अब एक एक करके इसका वर्णन देखते हैं और इनकी उद्गम स्थल और ये कहाँ जाकर मिलती है, इन सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड तीस्ता नदी के बारे में। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ होता है? सिक्किम राज्य के, सिक्किम में इसका उद्गम होता है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसका उद्गम फ्रेंड सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल में इसका प्रवाह चलता है और बांग्लादेश में प्रवाह करती है, वह ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र में कहाँ पर मिलती है फ्रेंड्स? बांग्लादेश में प्रवाह करते हुए ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तीस्ता नदी उसका उद्गम होता है सिक्किम राज्य से और यह सिक्किम राज्य से बहते हुए पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवाह करती है और बांग्लादेश में ही ये अपनी मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र नदी से जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा लोहित नदी। लोहित नदी इसे खून नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यही है फ्रेंड कि खून नदी किस नदी को कहा जाता है? लोहित नदी को खून नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा बराक नदी। बराक नदी ये मणिपुर के पहाड़ी से निकलती है। कौन सी पहाड़ी फ्रेंड्स? मणिपुर की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। मणिपुर मिजोरम असम होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवाह करती है। जो हमारी बराक नदी है उसका उद्गम होता है मणिपुर की पहाड़ियों से और वो मणिपुर राज्य, मिजोरम, असम से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कौन से देश में? बांग्लादेश में प्रवेश करती है फ्रेंड्स और ये मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र से कहाँ मिलती है फ्रेंड्स? मेघना नदी। मेघना ब्रह्मपुत्र का ही नाम है और वहां जाकर बराक नदी मिल जाती है और अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी के साथ गंगा नदी मिलकर विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। जो विश्व का सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत एवं सबसे बड़ा नदी डेल्टा, वो कौन सी नदी निर्माण करती है? वो ब्रह्मपुत्र नदी ही निर्माण करती है। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी निर्माण करती है, तो उसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखते हैं फ्रेंड्स मार्जुली द्वीप। मार्जुली द्वीप कहाँ है और इसके बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। मार्जुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी की विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मार्जुली द्वीप विश्व का केवल भारत का नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा विशाल द्वीप कौन सा है? वो है माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली द्वीप स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे याद कर लीजिए। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कौन सा नदी डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप और सुंदरवन डेल्टा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय प्रवाह तंत्र के बारे में, हिमालय के जो प्रायद्वीपीय है उन सब के बारे में देखेंगे। जो नदी प्रवाह तंत्र है उनके प्रायद्वीपीय में बहने वाले, प्रायद्वीपीय भाग में बहने वाले कौन कौन सी नदियां हैं, इन सब के बारे में आज के इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट कहा गया है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कि हिमालय नदी की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी बहुत अधिक पुराना है। जो हमने
फर्स्ट पार्ट में जो हिमालय हिमालय से बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ा है, उन नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियां अधिक पुरानी हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रायद्वीपीय की तुलना में आधुनिक है और प्रायद्वीपीय वाली नदियां प्राचीन एवं पुरानी हैं। दक्षिण भारत की नदियां वृक्षानुसार आकृति के दिखाई देती है। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां, वो वृक्षानुसार प्रवाह तंत्र के निर्माण करती है और वृक्ष के नुमा दिखाई देती है, वृक्षनुमा दिखाई देती है प्रायद्वीपीय नदियां। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी प्रवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती है। जो प्रायद्वीपीय नदी अपवाह तंत्र है उनमें कौन कौन सी नदियां आती है फ्रेंड्स? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी और गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये सभी प्रायद्वीपीय नदियों अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। अब इसमें कहा गया है इस प्रायद्वीपीय भाग की नदियों को दो भाग में बांटा गया है। एक तो वो नदियां जो अरब सागर में जाकर गिरती है और वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए देखते हैं अरब सागर में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है। अरब सागर में फ्रेंड्स, अरब सागर में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी, ये अरब सागर में गिरती है। अब एक एक करके सबके बारे में देखते हैं कि नदियों का उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ जाकर ये अपने अपवाह तंत्र को निर्मित करती है। जो नर्मदा नदी है, हम नर्मदा नदी के बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी की उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति हुई है। मध्य प्रदेश है, वहां से अमरकंटक के पहाड़ियों से नर्मदा नदी उद्गम हुआ है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए कितना किलोमीटर तक बहता है? 1312 किलोमीटर दूरी तय करती है। कौन सी? नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर 13-12 किलोमीटर दूरी तय करती है और ये दूरी तय करने के बाद खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी के बारे में कहा गया फ्रेंड कि इसकी कुल लंबाई कितना किलोमीटर तय करती है? नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर और ये कहाँ जाके गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी के बारे में कहा गया है कि नर्मदा नदी में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण के सतपुड़ा के बीच ब्रह्म घाटी से होते हुए बहती है। जो नर्मदा नदी है फ्रेंड्स, वो दो पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। जब कोई नदियां दो पहाड़ियों के बीच होकर बहती है या उस दो पहाड़ियों से गुजरती है तो वो क्या कहलाती है? भ्रंश घाटी कहलाती है। और वो कौन कौन से घाटियां या पर्वत है? पहला तो है विंध्याचल पर्वत और दूसरा है सतपुड़ा पर्वत। दो घाटियों के बीच विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत से होकर नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। ये नदियां मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी नदियां हैं। ये जो नदियां हैं ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं। मध्य प्रदेश में जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। जो नर्मदा नदी है फ्रेंड्स, उसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और इसे जीवन रेखा नदी कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदी बहुत सारी नदियां हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी नदी हैं। सेर नदी, तवा नदी और ओसांग नदी, ये नदी नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है नर्मदा नदी के बारे में कहा गया है कि अमरकंटक से दो नदियां निकलती है। अमरकंटक पर्वत है, वहां से दो नदियों का उद्गम होता है। पहला कौन सा है? नर्मदा और सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। ये दोनों नदियां एक ही जगह से निकलती है। एक का नाम नर्मदा और दूसरी नदी का नाम सोन नदी है और ये ब्रह्म घाटी से, ब्रह्म घाटी मतलब दो घाटियों के बीच की जगह से होकर गुजरती है, उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। और ये नदियां भ्रंश घाटी से होकर आगे प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी में गोदावरी नदी के कौन कौन से उनके सहायक नदी है फ्रेंड्स? वो है पेनगंगा नदी, इंद्रावती नदी। ये नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? जो प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियों में कृष्णा नदी है। कौन कौन सी नदी है वो देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी, आप ये बात में
डिफरेंट देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे लंबी कही गई है या बड़ी। इसमें कही गई है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के बारे में हम देखेंगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स? इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र, भारत के महाराष्ट्र राज्य के त्र्यंबकेश्वर के पास होता है इसका उद्गम, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की भी सबसे लंबी नदी है, और इसका विसर्जन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। देख लेते हैं कि जो कृष्णा नदी है वो कहाँ से निकलता है। इसका उद्गम महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी के बारे में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड, कृष्णा नदी मुख्य सहायक नदी कौन कौन से हैं? तुंगभद्रा, कोयना, भीमा। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा ये कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।